अच्छा, अब हमने जो है वो लोन इंटरेस्ट रेट की बात कर ली थी। अब हम देख रहे हैं 10,000 का लोन लिया है एक बैंक से 1 साल के पीरियड के लिए। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10% पर एनम। पर एनम का मतलब है पर ईयर। फाइंड द इंटरेस्ट रेट एंड द अमाउंट ही हैज टू पे एट द एंड ऑफ द ईयर। अब उसने लोन लिया है पी 10,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट आर 10%। टाइम फॉर बोरोइंग 1। अब हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट रेट का फॉर्मूला क्या है? प्रिंसिपल अमाउंट इनटू रेट ऑफ रिटर्न इनटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। अब 10,000 इंटू 10 इंटू 1, क्योंकि 1 ईयर के लिए है, डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास 1,000 रुपीज आ गए। अब उसने 1,000 रुपीज तो इसका आ गया इंटरेस्ट। अब उसने टोटल पे कितना करना है? प्रिंसिपल अमाउंट यानी 10,000, इंटरेस्ट कितना है 1,000, उसे ओवरऑल 11,000 पे करने पड़ेंगे। फिर समझ लें, 10,000 रुपये उसने बैंक से पैसे लिए हैं, उसके ऊपर 1,000 रुपये उसने 10% इंटरेस्ट देना है। 1 साल के लिए लिया है। फॉर्मूला में हमने वैल्यू पुट की है। फॉर्मूला हमारा क्या है? सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न इनटू टाइम। प्रिंसिपल अमाउंट कितनी है? 10,000 मल्टीप्लाई बाय रेट ऑफ रिटर्न 10% इनटू 1। अब आप जो है इसको और उसके बाद डिवाइड बाय 100 कर देंगे। अब आप इसको सॉल्व करेंगे इक्वेशन को, आपके पास 1,000 आ जाएगा। अब उसने कहा कि एंड पे कितने पैसे पे करने हैं। हमने दो अमाउंट्स पे करनी होती है, एक आपने जो लोन का इंटरेस्ट होता है और एक आपके प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, तो प्रिंसिपल अमाउंट आपकी 10,000 थी, लोन आपका इस पे 1,000 है, तो 11,000 रुपीज आपने पे करना है। सिंपल एग्जाम्पल है। फिर उसके बाद नमिता ने जो है वो 50,000 रुपीज 3 साल के लिए बोरो किए हैं और इंटरेस्ट रेट है 3.5% पर एनम। 1 साल के लिए है 3.5%। लिया उसने कितने सालों के लिए? 3 सालों के लिए। तो हमने इंटरेस्ट निकालना है जो 3 सालों के बाद मिलेगा। सिंपल इंटरेस्ट रेट में की फॉर्मूला में हम अप्लाई करेंगे। प्रिंसिपल अमाउंट है 50,000, रेट ऑफ रिटर्न है 3.5% और टी यहाँ पे अब 3 इयर्स हो जाएगा क्योंकि 3 साल के लिए हमने लिया है। 50,000 इंटू 3.5 इंटरेस्ट रेट ईयर्स 3। जब आप इसको वैल्यू को डिवाइड बाय 100 को उसको वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 5250। ये आपका 3 साल के लिए इंटरेस्ट रेट है। अगर वो आपसे पूछते कि 3 साल बाद उसे कितने पैसे देने पड़ेंगे तो 50,000 प्लस 5250। अगर हर साल का वो पूछे कि हर साल कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा तो आप इसे 3 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये 3 साल का इंटरेस्ट रेट है। हर साल कितना देना है इसको आप 3 से डिवाइड करेंगे, जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका 1 साल का इंटरेस्ट होगा। बात समझ आ रही है? अगर आपने 1 साल का इंटरेस्ट निकालना है आप यहाँ पे टी की जगह 1 लिख देंगे। अब लेकिन क्योंकि इसने 3 सालों का कहा है तो यहाँ थ्री की जगह टी की जगह 3 आएगा। फॉर्मूला में सिर्फ आपने वैल्यूज पुट करनी है, फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है। ये आपके पास आ जाता है सिंपल इंटरेस्ट रेट। अब इसके बाद हमारे पास प्रॉफिट लॉस है। प्रॉफिट लॉस भी बहुत आते हैं क्वेश्चंस प्रॉफिट लॉस के। ये सारे परसेंटेज से रिलेटेड हैं और इन सब में आपके पास जो है वो फॉर्मूलाज में वैल्यूज पुट करनी होती हैं। कोई बहुत बड़ी इसमें रॉकेट साइंस नहीं होती। अब प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मूला मैथमेटिक्स में डिटरमिन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इन द मार्केट एंड अंडरस्टैंड हाउ प्रॉफिटेबल अ बिजनेस इज। कि हमने जो है कमोडिटी जो हम बेच रहे हैं उसकी मार्केट में क्या वैल्यू है, प्राइस है, और उससे हमने देखना होता है कि प्रॉफिटेबल है या नहीं। अगर आपने एक बिजनेस में इन्वेस्ट करना है तो आप पहले देखेंगे ना वो पर ईयर प्रॉफिट कितना बना रहे हैं। तो वो आप अगर आप देखेंगे कि अगर उनका प्रॉफिट एक सर्टेन अमाउंट तक आ रहा है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट करेंगे। अगर आप देखेंगे कि उसमें लॉस आ रहा है तो फिर आप उसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो उसके लिए हमें प्रॉफिटेबिलिटी चेक करने के लिए या इन्वेस्टमेंट करने के लिए पता होना चाहिए कि कितना प्रॉफिट जनरेट हो रहा है, उसको हम प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। या जितना लॉस वो इनकर कर रहे हैं वो भी। प्रॉफिट क्या है? द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। एक चीज अगर आपने 10 रुपए में बनाई है और आपने उससे 20 रुपए में बेचा है तो 10 रुपए जो आपके पास बचे वो आपका प्रॉफिट है। द अमाउंट गेन्ड बाय सेलिंग अ प्रोडक्ट फॉर मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, द लॉस द अमाउंट द सेलर इनकर्स आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट लेस देन द कॉस्ट प्राइस। अगर एक चीज आपने 10 रुपए की बना के 8 रुपए की बेची है तो जो आपके पास लॉस आएगा 2 रुपए वो आपका लॉस होगा। द अमाउंट पेड फॉर प्रोडक्ट और कमोडिटी टू परचेज इज कॉल्ड कॉस्ट प्राइस। मतलब मैंने कोई चीज खरीदी या बनाई है तो उस पे जो अमाउंट लगी है वो कॉस्ट प्राइस है।
जिसको हम सीपीवी कहते हैं। और इसमें दो कैटेगरीज होती हैं, एक होती है फिक्स्ड कॉस्ट, एक होती है वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है कि वो कॉस्ट जो आपकी लगनी ही लगनी है, रॉ मटेरियल की जितनी भी आपकी कॉस्ट है जो चेंज नहीं होगी उसे हम फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। और वेरिएबल कॉस्ट फॉर एग्जाम्पल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, या आपकी इलेक्ट्रिसिटी वगैरह की कॉस्ट होगी जो चेंज हो सकती है, उसे हम वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। कॉस्ट प्राइस क्या है, जिसपे आपने प्रोडक्ट बनाया या खरीदा है फर्दर बेचने के लिए, उसको हम कहते हैं कॉस्ट प्राइस। इसमें दो तरीके की प्राइसेस होती हैं, वेरिएबल प्राइस जो चेंज होती रहती है, फिक्स प्राइस जो हमेशा सेम रहती है। अगर आपने मार्केट में जो प्रोडक्ट आपने बनाया है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा पे बेचा है, तो जो डिफरेंस होगा कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का, वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपने जो कॉस्ट प्राइस से कम में जाके मार्केट में बेचा है, जो उसका डिफरेंस होगा, यानी आपकी कॉस्ट प्राइस और जो आपकी सेलिंग प्राइस है उसका जो डिफरेंस है, वो आपका लॉस होगा। ठीक है, ये प्रॉफिट और लॉस का आपका कॉन्सेप्ट है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने एक चीज ज्यादा में बेची है तो ऊपर आपको जितने पैसे बचेंगे वो आपका प्रॉफिट है, और अगर आपने जो है वो प्राइस से कम में बेची है कॉस्ट प्राइस से, तो वो आपका लॉस है। अब सेलिंग प्राइस क्या है, वो प्राइस जिसपे आप प्रोडक्ट को बेचते हैं उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं, जिसको एसपी कहते हैं या सेल प्राइस भी कहते हैं। ठीक है, एक हमने अभी बात की थी कॉस्ट प्राइस जिसपे प्रोडक्ट बना है, एक प्राइस एसपी या सेलिंग प्राइस जो है वो है जिसपे आपने उस प्रोडक्ट को बेचा है। प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस जिसपे आपने प्रोडक्ट बेचा है उसमें से जब आप कॉस्ट प्राइस जिसपे आपने प्रोडक्ट बनाया है, ये आपका क्या होगा, लॉस या प्रॉफिट, दोनों। अगर ज्यादा है सेलिंग प्राइस, आपकी कॉस्ट प्राइस कम है, तो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपकी सेलिंग प्राइस लो है, कॉस्ट प्राइस ज्यादा है, तो आपके पास लॉस आएगा। यही बात की हुई है, प्रॉफिट और गेन इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। लॉस में क्या है, जब आप लॉस को देख रहे होंगे, लॉस में आपकी कॉस्ट प्राइस में से आपकी सेलिंग प्राइस माइनस हो रही होगी, और जब आप प्रॉफिट देख रहे होंगे, आपकी सेलिंग प्राइस में से आपकी कॉस्ट प्राइस माइनस हो रही होगी। फिर आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाती है, जितना आपका प्रॉफिट हुआ किस पे, आपकी कॉस्ट प्राइस पे, जब आप उसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज आ जाएगी। यानी आपने 2 रुपए ऊपर कमाए हैं। अब जो 2 रुपए आपने 10 रुपए, जो आपकी कॉस्ट प्राइस वो 10 रुपए थी, उसके ऊपर आपने 2 रुपए कमाए, यानी आपने 12 रुपए की चीज बेची है, तो आप 12 रुपए से अगर निकालेंगे तो फिर आपके पास 120% आ जाएगा प्रॉफिट। इतना प्रॉफिट तो आपको नहीं हुआ, आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, वो हुआ है जो पैसे आपने बचाए हैं। पैसे आपने कितने बचाए हैं, 2 रुपए। कितने पे बचाए हैं आपकी कॉस्ट प्राइस पे, वो है 10 रुपए। 2 डिवाइड बाई 10 इंटू 100 जब आप करेंगे तो आपके पास आपका 20% जो है वो आ जाएगा प्रॉफिट। इसी तरीके से आपने लॉस अगर 2 रुपए का किया है, आप उसको डिवाइड करेंगे कितने पे आपने लॉस किया है, 10 रुपए पे। यानी 8 रुपए की आपने चीज बेची है, 10 रुपए आपकी इनिशियल कॉस्ट थी, 2 रुपए का आपको नुकसान हुआ है। जब आप 2 रुपए को 10 पे डिवाइड करेंगे इंटू 100, तो आपके 20% लॉस पे आपने चीज बेची है। ये आपका जो है प्रॉफिट लॉस का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपके पास प्रॉफिट परसेंटेज, लॉस परसेंटेज, प्रॉफिट गेन या प्रॉफिट और लॉस, उसके अलावा हमारे पास ये कॉन्सेप्ट्स हमारे क्लियर हो गए। अब हमने क्वेश्चन करना है, शॉपकीपर हैज ब्रॉट 1 kg एप्पल फॉर ₹100। 1 किलो जो आपके सेब हैं वो 100 रुपए के आए हैं, और फिर उसने उससे 120 रुपीज पर केजी बेच दिया। अब इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, हमने क्या बताया था, प्रॉफिट में आप सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस माइनस करेंगे। तो सेलिंग प्राइस आपकी कितनी है, 120 रुपीज। कॉस्ट प्राइस कितनी है आपकी, 100 रुपीज। 100 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो आपको 20 रुपीज का फायदा हो जाएगा। अब अगर आप इसी में यहाँ पे फर्दर प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं, तो वो क्या है, आपका प्रॉफिट कितना हुआ है, आपको 20। किस पे निकाला, किस चीज पे आपने अर्न किया, आपकी 100 रुपीज कॉस्ट प्राइस थी। ठीक है, ये कितना हो गया, 2/10, और इसके बाद इसका हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि परसेंटेज है, तो ये हो गया आपके पास 20%। 20% आपको प्रॉफिट हुआ है, 20 रुपीज का आपका प्रॉफिट हुआ है, और ये आपका हो गया है, हमने कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया सिंपल सा प्रॉफिट का।
अब हमने दूसरा सवाल देखें। अ मैन बाइज अ फैन फॉर ₹1000 एंड सेल्स इट अ लॉस ऑफ 15%। अब आपके पास लॉस आ गया है 15% का, सेलिंग प्राइस निकालनी है। अभी आप फॉर्मूला याद रखिएगा लॉस का। लॉस परसेंटेज इज इक्वल टू लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। ये आपका फॉर्मूला किसका है? ये आपका फॉर्मूला किसका था? लॉस का। अब हमने प्राइस ऑफ फैन थी 1000, लॉस परसेंटेज है आपके पास 5%, 15%। और आपके पास परसेंटेज का जो अभी फॉर्मूला लिखा था वो था लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब हमारे पास लॉस परसेंटेज है 15%, लॉस हमारे पास नहीं है। कॉस्ट प्राइस हमें पता है 10,000 रुपीज इंटू 100। तो हमने जब वैल्यू पुट की तो हमें पता चला, अगर आपने लॉस इधर लेके आना है फिर आपको यहाँ पे 1000 को जो है वो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 को डिवाइड करना पड़ेगा। तो सिंपल से हमने क्या किया, हमने 15 को हम, इधर मैं बता देती हूँ आपको, लॉस इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 1000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास 150 रुपीज आपका क्या आ जाएगा? लॉस। अब आपके पास लॉस तो आ गया, लेकिन आपके पास अभी भी सेलिंग प्राइस नहीं आई। अब आपका लॉस का फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, तो आपका क्या हो जाता है? लॉस। अब सेलिंग प्राइस हमने निकालनी है, तो आप कॉस्ट प्राइस में से जब लॉस को माइनस करेंगे तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी। सेलिंग प्राइस है 1000 माइनस 150, तो 850। दोबारा समझ लें इस बात को, आसान सी बात है, वही फॉर्मूला जो आपको बताए हुए इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट की हैं। कोई लंबा चौड़ा काम नहीं है। हमारे पास लॉस हुआ है 15%, सेलिंग प्राइस हमारे पास दी हुई है पहले से ही। आपके पास सेलिंग प्राइस जो है वो क्या थी? नहीं दी हुई। कॉस्ट प्राइस आपकी जो है वो 10,000 रुपीज, सॉरी 1000 रुपीज है। लॉस 15% हुआ है। अगर आप जनरली भी देखें तो आपके पास 150 रुपीज का लॉस हुआ है। दिमाग से सोचें, 15% है, तो आप 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपका लॉस कितना हुआ है? वही हमने किया है। लॉस को जब हमने साइड पे कर लिया है और उसे मल्टीप्लाई किया है तो 150 रुपीज आपका लॉस आया है। अब हमारे पास लॉस भी आ गया, कॉस्ट प्राइस भी है, लेकिन सेलिंग प्राइस नहीं है। हमने फॉर्मूला क्या बताया था लॉस का, कि अगर आपके जो है लॉस हुआ है, इसका मतलब है आपकी कॉस्ट प्राइस ज्यादा है और आपकी सेलिंग प्राइस कम है। आपने कॉस्ट प्राइस में से जब लॉस को माइनस करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगी? आपकी सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस में से जब आप माइनस करेंगे लॉस तो आपके पास सेलिंग प्राइस आ जाएगी, वो आपकी 850 रुपीज है। इसके बाद बिजनेस पार्टनरशिप है। बिजनेस पार्टनरशिप का सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बताना है। बिजनेस पार्टनरशिप क्या होती है कि जिसमें 2 से 4 लोग या 3 लोग या जितने लोग भी जो है वो कर रहे होंगे उसमें पार्टनरशिप, तो उसमें को हम कहते हैं बिजनेस पार्टनरशिप। अब उस बिजनेस पार्टनरशिप में हम क्या देखते हैं? प्रॉफिट लॉस हमने कवर कर लिया, स्टेटिस्टिक्स हमने कवर कर ली, जिसमें हमने मीन मीडियन मॉड किया था, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट रेट, हमने इंटरेस्ट रेट को भी कवर कर लिया। ठीक है, उसके बाद आपके लोन्स हैं, हमने अभी लोन को भी पीछे कवर कर लिया है। तो ये जितने भी कॉन्सेप्ट है परसेंटेज के, ये सारी चीजें ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप का पार्ट हैं, जिनको हमने वन बाय वन सबको कवर कर लिया है। आपका अब लॉस हो गया है, प्रॉफिट हो गया है, प्रॉफिट लॉस हमने कर लिया है। बिजनेस पार्टनरशिप के बाकी जो इंटरेस्ट था, इंटरेस्ट रेट वगैरह हमने सारे कर लिए हैं। आपका जितना भी हमने बिजनेस पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट से उनको हमने कवर कर लिया है। ठीक है, अब इसमें जो कुछ फॉर्मूलाज होते हैं वो देख लें। नेट इनकम जो है आपकी वो क्या होती है? रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। रेवेन्यू क्या है? जो पैसे आपने कमाए हैं। अब जैसे ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस की बजाय अगर आपके पास नेट इनकम, रेवेन्यू और एक्सपेंस आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। नेट इनकम यानी आपने कितने पैसे कमाए हैं, इसको आप रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस करेंगे। रेवेन्यू क्या? जितने पैसे आपने कमाए हैं
ठीक है। उसमें से आप एक्सपेंस माइनस करेंगे, यानी आपकी जो सेलिंग प्राइस है उसमें से जब आप कॉस्ट प्राइस को माइनस करेंगे तो आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। अब नेट इनकम क्या है, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा, वो मैंने आपको पहले बता दिया है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फॉर्मूला कि आपने जितनी चीजें बेची हैं उसकी कॉस्ट कितनी थी। उसमें आपकी बिगिनिंग इन्वेंट्री आ जाती है, यानी शुरू में आपके पास कितनी इन्वेंट्री थी, कितना सामान आपके पास शुरू में था, उसमें से आपने कितना परचेज ड्यूरिंग द पीरियड किया है। मतलब आपके पास अगर 100 चीजें पहले पड़ी हुई थी और आपने जो है ना 20 चीजें और खरीदी तो ये 120 हो गए। और एंडिंग इन्वेंट्री, और जब आपने क्लोज की दुकान तो आपके पास उस 120 में से फॉर एग्जाम्पल 10 चीजें बची हुई हैं, तो आप उसको माइनस करेंगे तो आपके पास कितनी आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कि आपने आज कितनी चीजें बेची हैं वो आपके पास आ जाएगा। मतलब आपके पास शुरू जब आपने दिन किया था आपके पास 100 रुपए थे, फिर आपने 20 चीजें और 20 रुपए की चीजें और खरीदी, ठीक हो गया। और उसके बाद जब आपने दुकान बंद की है तो आपके पास जो है वो 10 रुपए की चीज बची है जो आपने बेची नहीं है। तो आपने आज कितनी चीजें बेची हैं, वो क्या होगा, 100 + 20 120। उसमें से आपके पास आज के दिन में बचा कितना है, 10 रुपए। तो आप उसको माइनस कर देंगे तो आपने 110 रुपए की सेल की है आज, 110 रुपए की चीजें बेची हैं आज आपने। तो बस ये नेट इनकम जो है, ये प्रॉफिट लॉस मतलब डिफरेंट वर्ड होता है, प्रॉफिट लॉस का नेट इनकम होगी। रेवेन्यू क्या है, जितने पैसे आपने कमाए हैं, और आपकी सेलिंग प्राइस, और एक्सपेंस क्या है, आपकी कॉस्ट प्राइस। इसका डिफरेंट नाम होते हैं, सब बताना आपको लाजिम था। अब इसकी एक एग्जांपल देख लें कि एक म्यूजिक सिस्टम जो है वो 10,500 का, 10,500 का खरीदा है और उसे 9,500 में बेचा है, इसका मतलब है लॉस हुआ है। पहली बात तो हम एस्टेब्लिश कर लें कि म्यूजिक सिस्टम खरीदा था 10,500 का और इसको बेचा 9,500 का, तो आपके पास लॉस हो गया है। अब हमने निकालना है सिंपल कि लॉस कितना हुआ है। कॉस्ट प्राइस म्यूजिक सिस्टम की थी 10,500, सेलिंग प्राइस है 9,500। अब हमने यही देखा कि कॉस्ट प्राइस ज्यादा है सेल प्राइस से, तो आपको लॉस हुआ है बिजनेस में। करना क्या है, सिंपल, आप ये वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। नेट इनकम में क्या है आपके पास, नेट इनकम आपकी इज इक्वल टू रेवेन्यू माइनस सेल प्राइस। तो आपके पास रेवेन्यू कितना हुआ 9,500, एक्सपेंस कितना था आपका 10,500, माइनस 1,000 रुपीज आ जाएंगे आपके पास। तो ये आपका क्या हो गया, लॉस, 1,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है। ये आपके बिजनेस पार्टनरशिप के कॉन्सेप्ट थे। उसके बाद वही वाली बात है, सिर्फ इसके अंदर प्रॉफिट लॉस और ये चीजें हमने पहले से कवर कर ली हैं, तो आपको ये सिर्फ एक एग्जांपल दी है कि इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब प्रोबेबिलिटी हमारा लास्ट कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी होती है पॉसिबिलिटी कि कोई चीज के होने की या ना होने की पॉसिबिलिटी क्या है। इसमें अकरेंस ऑफ अ रैंडम इवेंट, रैंडम इवेंट क्या होता है, जो आपने प्लान ना किया हुआ हो, उसके एग्जिस्ट करना रैंडम हो, आपकी तरफ से उसमें कोई इंटरवेंशन नहीं होगी, तो जो एक ऐसा इवेंट जो रैंडम होगा वो कितनी दफा हो सकता है, उसके होने की चीज, उसके होने की जो चांस है हम उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं। द वैल्यू इज एक्सप्रेस फ्रॉम 0 to 1, आपकी प्रोबेबिलिटी जो है वो 0 to 1 के दरमियान एग्जिस्ट करती है। Probability has been introduced in mathematics to predict how likely an event is to happen, कि कितना ज्यादा लाइकली है कि आपका एक इवेंट होगा। यानी अगर आप एक डाइस को रोल करें तो आपको पता है कि आपके पास 1 से लेके 6 तक नंबर्स आएंगे। अब 1 के आने की या 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, वो 1/6 होगी, क्योंकि आप एक दफा रोल करेंगे, एक दफा रोल करने में 6 में से एक ही दफा 3 आ सकता है, राइट। 1%, एक वन चांस है ना कि 6 चांसेस में से एक चांस है कि जो आप डोल को जो है आपने डाइस को रोल किया है उसे फेंका है, तो 1% यानी एक दफा का चांस है कि वो 3 हो सकता है, हो सकता है वो 2 हो सकता है 1 हो, तो आपके पास एक दफा वो चांस होगा, तो इसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। और उसके बाद हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन भी बनाते हैं, जिसको हम, मैंने आपको बेल शेप का बना के दी थी, आपकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होती है। नॉर्मल क्या प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबली कि आपका जो सबसे ज्यादा जो आपका डाटा है वो इधर लाई करेगा, यहाँ पे आपकी एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, तो आपकी प्रोबेबिलिटी है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट टू हैपन क्या है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, कि कितने फेवरेबल आउटकम आ सकता है डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। एग्जाम्पल क्या है, आपने डाइस रोल किया,
डाइस रोल करने में आपको पता है कि 6 नंबर आ सकते हैं, कोई भी 6, 1 2 3 4 5 6। अब प्रोबेबिलिटी कितनी है कि अब अगर आप एक दफा डाई जो है इसको फेंकेंगे, तो आपके पास एक दफा कोई भी नंबर आ सकता है। उस फेंकने में हो सकता है जो नंबर आपके पास आया वो 3 हो सकता है वो नंबर 4 हो सकता है 6 हो। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6 हो जाएगी इस केस में। अब हमने यहाँ पे बात की कि हमारे पास 6 पिल्लो हैं एक बेड में, जिसमें 3 रेड हैं, 2 येलो हैं, एक ब्लू है। अब क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो हम तकिया उठाएंगे वो येलो होगा? अब हमारे पास येलो है 3, रेड है, सॉरी, येलो है 2, रेड है 3, एक है ब्लू। अब पूछा है कि क्या चांस है कि आपके पास जो आप तकिया उठाएंगे वो येलो हो। अब आपके पास इसको टोटल काउंट करें तो आपके पास 6 पिल्लो हो गए, राइट? तो प्रोबेबिलिटी येलो के आने की क्या हुई? 2/6। रेड के आने की क्या प्रोबेबिलिटी हुई? 3/6। और ब्लू के आने की प्रोबेबिलिटी हमारे पास क्या हुई? 1/6। यानी आप आंखें बंद करें और आंखें बंद करके आपने तकिया उठाया, क्योंकि 2 पीले तकिए हैं, तो हो सकता है कि जो आप तकिया उठाएं 2 दफा हो सकता है ऐसा, आप 6 दफा चीजें उठाएं, तो चांस क्या है कि जो आप तकिया, क्योंकि 2 टाइम्स है, तो आपकी प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ पिलो की क्या है? 2/6 या 1/3। कि ये चांस ही है ना कि हो सकता है जो तकिया आप उठाएंगे 3 दफा, अगर आपको मौका मिलता है तकिया उठाने का, तो उन 3 में से एक दफा आपके पास ये लो तकिया आएगा ही आएगा। अगर आप के पास रेड, आप 2 दफा तकिया उठाएं आपको चांस मिले, तो 3/6 1/2 हो जाएगा। तो अगर आप 2 दफा उठाएंगे तो उसमें एक दफा चांस है ही है कि आपके पास एक दफा रेड पिलो आएगा। और अब 1/6 है, अगर आप 6 दफा तकिया उठाएंगे रैंडमली, तो उसमें एक दफा चांस है कि आपके पास ब्लू तकिया आएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं? प्रोबेबिलिटी। दूसरी एग्जांपल है कि आपने डाइस को रोल किया है और आपके पास जो 3 नंबर है उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि वो कितनी दफा आएगा। अब हम देख लेते हैं हमारे पास सैंपल स्पेस क्या है। यानी हमारे पास उस डाइस पे 1 2 3 4 5 6 जो है वो टोटल फेसेस हैं, नंबर्स हैं। अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या है हमारे पास? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 आउटकम्स हो गए। और 3 का जो गेटिंग 3 आने का जो इवेंट है वो कितनी दफा हो सकता है? वो है 1। फॉर एग्जाम्पल A = 3, यानी जो ये 3 वाला है इसका आने का चांस 1 हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है, एक के आने की प्रोबेबिलिटी यानी 3 के आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? डिवाइडेड बाय 1 टाइम है। टोटल नंबर ऑफ टाइम्स कितनी दफा आप डाइस को रोल कर सकते हैं? एक दफा रोल करेंगे तो इन 6 में से, ये जो आपके सैंपल स्पेस है, इन 6 में से कोई एक वैल्यू आएगी, तो दैट इज 1/6। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/6। इसी तरीके से 4 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 5 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, 6 की प्रोबेबिलिटी भी 1/6 है, क्योंकि आपके पास 6 चीजों में से कोई एक चीज आ सकती है जब आप डाइस को रोल करेंगे। और टोटल आपके जो है वो कितनी वैल्यूज है? 6 है, उनमें से किसी एक ने आना है, तो 1/6 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, या 1/6 आपके पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। अच्छा, यहाँ तक आपके सारा जो है वो हमारा लेक्चर हो गया कंप्लीट।